अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, ईवीएस का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसको देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन PYQ हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और हमारे प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट पे भी फोकस करिए और PYQ भी हम कवर करते रहेंगे। ठीक है, फिर मैं एक बार पुनः इसका क्या कर दूंगा, रिवीजन करा दूंगा, ताकि आप लोग इतने स्ट्रांग हो जाइए कि आपके जो 30 में 30 लाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, 30 में 30 लाना पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, बस इन्हीं सब वीडियो जितनी पड़ी हुई इसी सब वीडियो को आपको देख के जाइए, कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन रहते हैं, एक आध दो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसको पूरे सिलेबस से कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, कहीं नहीं मिलता है, तो उन सब की भी बात हम लोग करेंगे, लेकिन आप 28 तो ला ही सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, ब्लर टाइप में है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन होगा, बाकी सभी क्वेश्चन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121। ठीक, कह रहा उत्तर प्रदेश के एक बाबर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो जो बाबर शेर सफारी स्थापित वो कहाँ किया जा रहा है, इसके बारे में आप बताएंगे। तो बाबर शेर सफारी जो हमारी इटावा में, ठीक है, कहाँ पे, इटावा, इटावा में क्या किया जा रहा है, बाबर शेर सफारी क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा ना, इटावा में बाबर शेर सफारी पार्क की स्थापना की जा रही है। इसमें जो एशियाई शेरों को संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो आप उत्तर प्रदेश के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश के बारे में भी पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है, बताइए, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी आप लोगों को पता ही है। और यहाँ की गवर्नर कौन है, तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। कौन है, आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक, महिला है। ठीक है, और क्या बताएंगे आप, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की, VS का मतलब क्या होता है, विधानसभा। ठीक, कितनी सीटें हैं, तो 403 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की यहाँ सीटें कितनी हैं, 80 है। ठीक है, लोकसभा की, ठीक, जिसको में सांसद चुने जाते हैं। ठीक, विधान परिषद की कितनी है, विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो 100 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की जो सीटें हैं यहाँ पे कितनी, 31 है। जो हमारा विधानमंडल है, यूपी का विधानमंडल 2 सदनी है। ठीक, क्या है, 2 सदनी है। ठीक है, एक विधानसभा एक विधान परिषद है। ठीक है, विधान परिषद की 100 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 122 बताइए। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है कि दो विशिष्ट समुदायों के मध्य स्थित संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बताइए। जो दो समुदाय हैं उनके मध्य के जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, बताइए। मान लीजिए एक समुदाय, समुदाय P1 है। ठीक है, ये हमारा समुदाय P1 है और यहाँ पे समुदाय P2 है। ठीक है, समुदाय P2 है, तो इसके जो ये वाला एरिया बचता है, इनके बीच के जो एरिया होता है इसको क्या कहा जाता है, यही हमसे पूछा है। ठीक है, संक्रमणकालीन क्षेत्र को, जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, बताइए। तो दो विशिष्ट समुदायों को मध्य स्थित जो है संक्रमणकालीन क्षेत्र को हम लोग इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसको क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। इस क्षेत्र में दोनों बायोम क्षेत्र के जीव जंतु तथा पादप पाए जाते हैं। इस जो ये वाला क्षेत्र होगा, इस वाले समुदाय के भी यहाँ पे जीव जंतु और पादप पाए जाएंगे और इस वाले क्षेत्र को भी जीव जंतु और पादप पाए जाएंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन अच्छे से विजुअल होंगे, थोड़े से दो क्वेश्चन ब्लर टाइप में थे। ठीक, बताइए क्वेश्चन नंबर 123 क्या कर रहा है, जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र इनकी स्थापना कब हुई थी, इस पर एक टॉपिक मैं जरूर कराऊंगा। जो हमारे जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र हैं, जो हमारे रामसर साइट हैं उनसे भी क्वेश्चन आएंगे, और हमारे जो है नेशनल पार्क हैं उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और किस नेशनल पार्क में कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं इनसे भी रिलेटेड। तो ये वाली क्लास आपको पर डे तो जो 12 बजे देखने को मिलती है, तो उस वाले क्लास में आपको ये सभी टॉपिक आपको देखने, वहाँ से आपके टॉपिक वाइज कवर किए जा रहे हैं, तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखा करिए। ठीक है, जो SST के लिए और EBS के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, नीलगिरी हमारा कहाँ पड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नीलगिरी हमारा कहाँ है, केरल में है। सबसे बड़ी बात ये है कि कहाँ है, केरल में है। ठीक है, केरल में है। ठीक, और कब इसको जो है क्या किया गया था, जैव आरक्षित किया गया था, इसके बारे में बताइए। तो कब किया गया था, तो 1986 में। ठीक है, कब किया गया था, 1986 में। ठीक है, 1986 में। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा कैंसिल करता हूँ, और 1986, ठीक, कहाँ गया हमारा, 1986 मतलब फोर्थ, फर्स्ट का क्या आ गया, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट का हमारा क्या गया, फोर्थ। अब बताइए नंदा देवी, नंदा देवी बताइए, नंदा देवी कब जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, बताइए। तो 1988 में, कब, 1988 में। ठीक, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा थर्ड। और सुंदरवन कहाँ हमारा, पश्चिम बंगाल में। तो इसको कब जैव आरक्षित घोषित किया गया था, तो सुंदरवन को 1989 में। ठीक है, 1989 में। और कंचनजंगा जो हमारा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है, ये हमारा जो कहाँ है, 2000 में इसको जैव आरक्षित, याद रहेगा।
कब किया गया था? नीलगिरी को 1986 में, नंदा देवी को 1988 में, सुंदरवन को 1989 में, और कंचन वन को जो है हम लोग कब किए थे? 2000 में। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। तो आप बता देंगे पहले का फोर्थ देखिए किस में दिया गया, तो पहले का फोर्थ हमारा इसी में दिया गया, तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? सेकंड पार्ट राइट। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 बताइए। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? जो पादप के ऊपर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। क्या? जो शाकाहारी जंतु जो भोजन के हरे पौधों पर रहते हैं उन्हें क्या प्रथम उपभोक्ता बोलते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं, या उन्हें प्रथम चरण बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक, और प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। इनमें क्या आता हमारा जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जैसे हमारी गाय हो गई, ठीक है, गाय, ठीक, बकरी हो गई, ठीक, बकरी, भैंस, भैंस हो गई, हिरन हो गया, ठीक है, ये सभी इसी के अंतर्गत हमारे आते हैं। ठीक है, प्रथम चरण उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। और क्या है? एक हमारा खरगोश भी लिख लीजिएगा, खरगोश। ठीक, ये पादप को खाने वाले जीव जंतु हैं। ठीक है, पादप वनस्पतियों को क्या करते हैं? का सेवन करते हैं। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 125। बताइए 125 क्या कह रहा है? 125 कह रहा है जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है, मतलब क्रमिक विकास का थियरी ऑफ द इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया था? अरस्तू ने, लुईस पास्चर ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, या चार्ल्स डार्विन ने? तो 125 का बताइए। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन द्वारा इसको क्या किया था? प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन द्वारा। ठीक, याद रहेगा ना। इन्होंने अपना विचार, डार्विन साहब ने अपना विचार कब दिया था? 1859 में इन्होंने अपना विचार दिया था किस पे? क्रमिक विकास पर, क्रम से विकास कैसे होता है। ठीक है, इनकी एक पुस्तक का नाम है, इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम बताइए। तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। क्या थी? ओरिजिन ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। बताइए स्पेसीज की स्पेलिंग क्या होगी? SPECIES। ठीक, स्पेसीज। ठीक, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो याद रहेगा क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। कब दिया था? 1859 में दिया था। इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का क्या नाम था? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। 3-4 चीज़ें इनके बारे में याद रखिए। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे? इन्होंने क्या आनुवंशिकता के बारे में बताया था मटर के दाने पर इन्होंने क्या किया था? रिसर्च किया था। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। 126 क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से किन्हें ताप स्थल का दर्जा दिया गया है? बताइए ताप स्थल का क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है। तो इसका 126 का राइट आंसर आप क्या बताएंगे? पश्चिमी घाट को हॉट स्पॉट की क्या दर्जा दिया गया? सबसे ज़्यादा का पश्चिमी, हमारे जो सबसे ज़्यादा जो है कहाँ, ये हमारा क्या पश्चिमी तट है। ठीक है, क्या है? पश्चिमी घाट, या तो इस पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? जैव विविधता पाई जाती है। और ये कौन सा हमारा? पूर्वी तट है। ठीक है, पूर्वी तट या पूर्वी घाट। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि मानसून हमारे कहाँ यहीं से आते हैं, मानसून हमारा यहीं से आता, तो डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाएगी? बायोडाइवर्सिटी तो हमारा पश्चिमी घाट पे, भारत के पश्चिमी घाट पे सबसे ज़्यादा जो है क्या पाई जाती है? डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिमी घाट पे। ठीक, इसको हॉट स्पॉट का, यहीं विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट हमारा क्या जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 127। बताइए 127 क्या कह रहा है? 127 कह रहा है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है कब? 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, या 1 दिसंबर को? तो बताइए फटाफट। हमारे देश में जो वन महोत्सव है प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जो जुलाई का हमारा फर्स्ट वीक होता है उसमें मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम वीक में मनाया जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो 1 जुलाई हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक, और भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ, इसमें वन महोत्सव मनाना कब स्टार्ट किया गया था? तो 1950 से शुरू कब से हुआ? तो शुरू हमारा 1950 से हुआ। ठीक, कब हुआ? 1950 से। तत्कालीन मंत्री जो कौन थे उस समय, वर्तमान जो मंत्री थे कौन थे? के एम मुंशी हमारे क्या थे? कृषि मंत्री थे। उनके द्वारा क्या किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 128। बताइए 128 क्या करा कि निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण का उत्पादक है? बताइए जैव निम्नीकरण का उत्पादक है। नायलॉन, प्लास्टिक, ऊन, या पॉलीथीन? जैव उपकरण का तो निम्नीकरण, ऊन एक क्या है? निम्नीकरण का उत्पादक है, जबकि नायलॉन ये जो हमारे क्या है? जैव ऊन जो हमारा इसके अंतर्गत क्या था? जैव का
निम्नीकरणीय उत्पादक है, ठीक है, ऊन, ठीक है, निम्नीकरण, जबकि नायलॉन, प्लास्टिक और पॉलीथीन हमारा जो है क्या अनिम्नीकरण उत्पादक है, ठीक है, अनिम्नीकरण उत्पादक है, ठीक। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 129 बताइए। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है बताइए फटाफट। कह रहा है कि क्या कह रहा है बताइए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था, इसको बताइए। तो एपिको आंदोलन हमारा कब चलाया गया था, तो एपिको आंदोलन हमारा कर्नाटक राज्य में, ठीक है, एपिको आंदोलन हमारा कर्नाटक राज्य में, ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में। ये भी कहा था पेड़ पौधों के संरक्षण से ही संबंधित था, किससे था, पेड़ पौधों के संरक्षण से संबंधित था, याद रहेगा ना। कर्नाटक राज्य में कौन थे इससे रिलेटेड, पांडुरंग हेगड़े थे, इससे रिलेटेड कौन थे, पांडुरंग हेगड़े थे, ठीक है, याद रखिए कौन है, हेगड़े, ठीक है, हेगड़े थे, ठीक, याद रखेंगे आप लोग। इससे को चलाया कौन था, पांडुरंग हेगड़े इसका नेतृत्व किए थे, ठीक। एपिको आंदोलन, एपिको शब्द कन्नड़ भाषा में इसको कहते हैं चिपिको ही कहा जाता है, ये जो कन्नड़ भाषा में, ठीक है, कि एपिको कन्नड़ भाषा में है, ठीक, किस भाषा में, क्योंकि यहाँ क्या बोली जाती है, कन्नड़। इस एपिको का जो है हिंदी वर्जन जो होता है हमारा चिपको ही होता है, ठीक है। और चिपको आंदोलन हमारा कहाँ पे हुआ था, 1973 में, कहाँ पे हुआ था, 1973 में उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 130, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्रीन मफलर का संबंध किससे है बताइए। तो ग्रीन मफलर का प्रदूषण जो ध्वनि प्रदूषण होता है उससे संबंधित है, ठीक है, ग्रीन मफलर का जो ध्वनि प्रदूषण, जैसे हमारे क्या हो गए, जैसे हमारा हाईवे हो गया, तो इसके पास बगल में क्या लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, आप लोग देखे होंगे क्या, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है, लगाए जाते हैं कि नहीं, सभी साइड में पेड़ पौधे होते हैं, ठीक, होते हैं ना। तो एक क्यों पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, इसके बीच में भी हम लोग, ए हो गया और बीच में भी एक छोटा सा बनाया जाता है, इधर से तो गाड़ी आती है और इधर से जाती है, लेकिन बीच में भी क्या लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ठीक, फ्लावर्स लगाए जाते हैं। एक क्यों लगाए जाते हैं, इसका कोई रीज़न होता है, वैसे नहीं लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए लगाए जाते हैं, रेल की पटरी हो गई कि किनारे या सड़क के किनारे जो किनारे पौधे या झाड़ियाँ की कई कतारें लगा करके ध्वनि प्रदूषण को क्या किया जाता है, कम करने के लिए क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। और इन व्यवस्था या इस व्यवस्था को या इस विधि को हम लोग ग्रीन मफलर या हरित मफलर कहते हैं। यही विधि या इसके द्वारा क्या हम लोग करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, मेन रीजन यही होता है, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 131 बताइए। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है, बताइए कौन आती है, मेथेन आती है, प्रोपेन आती है, ब्यूटेन आती है या एथेन। जो हमारे बायोगैस संयंत्र होते हैं उनसे कौन सी गैस जो है ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो बताइए कौन सी गैस जो हम लोग, जो गैस होती है वो मीथेन होती है, हमारी क्या होती है, मीथेन होती है। तो ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, CH4, इसको जो विस्तारित रूप में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, CH4, ठीक है। चलिए आगे बता दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बताएंगे आप 132 बताइए। क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मीथेन, सर्वाधिक क्या होगा, मीथेन, वायु संयंत्र से सर्वाधिक मात्रा में मीथेन उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आप लोग सामने 132, बहुत पतले और महीन तत्व जो वायु प्रदूषक होते हैं और मानव अंगों को दुष्प्रभावित करते हैं, इन्हें हम पार्टिकुलेट मैटर या पार्टिकुलेट मैटर में उल्लिखित किया जा सकता है, मतलब वो 2.5 माइक्रोमीटर में या 20.5 माइक्रोमीटर में, 10.5 या 15.5 माइक्रोमीटर में। तो 132 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 माइक्रोमीटर में, ठीक है, 2.5 माइक्रोमीटर हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आ जाइए अगले आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 बताइए। क्वेश्चन नंबर 133 क्या करा, गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला की गैस, मतलब गैसीय अपशिष्ट है, मतलब गैस के द्वारा जो क्या अपशिष्ट कौन सा है। तो क्या होता है, लकड़ी के जलने के बाद जो हमारे बचे हुए पदार्थ तथा कोयले की राख आदि इससे क्या होते हैं, वातावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। तो डी पार्ट राइट आंसर, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। चलिए जंतु का वर्गीकरण है, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। चलिए बताइए, जो जंतु वर्गीकरण है, जो जंतुओं का वर्गीकरण इनमें से किस आधार पर होता है, पोषण के आधार पर, आवास के, शारीरिक संरचना के, या ये सभी। तो जंतुओं का जो है वर्गीकरण जो हम लोग किसके आधार पर करते हैं, ज़मीन से बाहर ऊपर की ओर सॉरी, तो ये क्या होता है बताइए, कौन सा 134 का। तो जंतुओं के वर्गीकरण के आधार पर जो है तो पोषण के आधार पर, आवास के आधार पर
और शारीरिक संरचना, इन सभी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। परंतु जीव विज्ञान में जंतुओं का वर्गीकरण मुख्यतः एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के रूप में हुआ है। ठीक है, एक कोशिकीय और जीव विज्ञान में। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 135 बताइए, पेड़ पौधे और संयंत्रों में जो प्रवाह तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। पौधों का वह भाग जो जमीन के अंदर, मतलब ये हमारा क्या हो गया, कोई पौधा हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पौधा हो गया। ठीक, इसके कोई ये क्या होगी, हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी के अंदर का पार्ट है। ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर के जो पार्ट होते हैं, जो इसके रूट्स या जड़ होती है। ठीक है, जमीन के अंदर के भाग बाहर की, जब ये चीज़ें हमारी क्या होती हैं, अंदर तो हैं ही, और कुछ चीज़ें क्या होती हैं, ये बाहर निकल आती हैं। ठीक, ऐसे फिर अंदर चली जाती हैं। इधर भी होती हैं कुछ चीज़ें, देखे होंगे आप, कई जो पुराने पेड़ हैं उसमें जो जड़ें होती हैं उनकी बाहर भी निकली रहती हैं। ठीक, जो गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग देखे होंगे। ठीक है, ऊपर की ओर निकलती हैं और फिर क्या होता है, और उसे हम लोग प्रवाह कहते हैं। इन्हीं को हम लोग जो बाहर निकलती हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी से जो बाहर निकलती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रवाह कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, प्रवाह। इसमें फल फूल तना पत्ती शाखा आदि पाई जाती हैं। ठीक है, फल फूल पत्ती शाखा सभी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें। अब प्रवाह सदा ऊपर की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या करते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जिससे भोजन बनाने के लिए प्रकाश प्राप्त हो सके, जिससे भोजन बनाने के लिए प्रकाश प्राप्त हो सके। इसमें तना व शाखा सम्मिलित नहीं होती। ये हमारा बिल्कुल गलत है, लेकिन हमसे क्या पूछा, गलत ही पूछा, तो गलत का आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, गलत ही होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। मैं इसको समझाने में सफल रहा या नहीं रहा ये तो आप बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कह रहा 36, कह रहा कि चावल में पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, एस्कॉर्बिक, कैल्शियम, थायरॉक्सिन या थायमीन। बताइए कौन सा विटामिन हमारा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो इसमें हमारा कौन सा होता है, थायमीन। कौन सा होता है, थायमीन। कौन, B1 विटामिन हमारा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, कौन सा, थायमीन। इसको बोलते हैं विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, एक मिनट, थायमीन। ठीक है, क्या होता है, थायमीन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। ठीक, याद रहेगा, यही हमारा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक, इसकी कमी से इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से रोग होता है वेरी नामक रोग होता है। ठीक है, वेरी नामक रोग होता है, ये भी याद रखिएगा। ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है, इससे होने वाला रोग कौन सा है, वेरी है। इसको धुलने पर क्या होता है, चावल को धुलने पर, पॉलिश चावल को धुलने पर जो है विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 137, बताइए क्या कर रहा है, जो हमारे स्थलीय मतलब वास उनका स्थान का है संबंधित जंतु का, मरुस्थल में कौन रहते हैं, स्पंज रहता है, स्क्रेडो रहता है, छिपकली रहती है, या फिर जो क्या करना है, इसको सुमेलित करना। बताइए कौन रहता है मरुस्थल में, जलीय में, वायवीय में। तो वायु में कौन रहता है, स्पंज, छिपकली या ड्रैको। बताइए, तो स्थल पर कौन रहता है, चूहा रहता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, स्थल पर। मरुस्थल में कौन रहता है, तो छिपकली। मरुस्थलीय कौन होता है, तो छिपकली होती है। ठीक है, और जलीय कौन होता है, तो जल में कौन रहता है, स्पंज रहता है। ठीक, और वायुवी कौन होता है, ड्रैको। तो सीधा सीधा मैच है, क्या है, सीधा सीधा क्या है, मैच है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट हमारा राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 138, बताइए 138 कह रहा है कि ज्वर नियंत्रक में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली कौन सी औषधि है, ब्रूफेन है, पैरासीटामॉल है, वी कॉम्प्लेक्स है, या लीव 52 है। तो बताइए ज्वर में जो है नियंत्रक में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जो हमारी कौन सी है, सबसे अधिक औषधि कौन सी है, पैरासीटामॉल है। क्या है, पैरासीटामॉल। ब्रूफेन दर्द निवारक है। ठीक है, ब्रूफेन क्या होती है, दर्द निवारक है। क्या है, दर्द निवारक है, याद रख लीजिएगा, कुछ पूछ लेता है, दर्द निवारक है। ठीक है, ब्रूफेन क्या है, दर्द निवारक है। बी कॉम्प्लेक्स क्या है, बताएंगे आप लोग। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन B2, विटामिन बी का समूह है। ठीक है, लीव 50 क्या है, लीव 52। ठीक है, लीव 52 लीवर से संबंधित रोगों के निदान के लिए। ठीक है, लीवर से संबंधित रोगों के निदान के लिए। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 139। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ आएगी तो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से जीव प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है, वृद्धि और भोजन करना, प्रजनन और भोजन करना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। तो कौन सा होता है जो जीवों में भी पाया जाता है और पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। तो 139 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, वृद्धि एवं प्रजनन जैसी जो है जीवन प्रक्रिया पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं दोनों में पाई जाती है। वृद्धि एवं प्रजनन वाली प्रक्रिया दोनों में पाई जाती है, जीव में भी पाई जाती है और जंतु में पाई जाती है। ठीक, भोजन बनाना तथा अंकुरण की प्रक्रिया केवल क्या पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट
आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 बता दीजिए फटाफट। अब बताइए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है। बताइए खरीफ 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 की फसल नहीं है। खरीफ की फसल बताइए इसकी बुआई कब होती है? तो जून जुलाई में होती है। ठीक है, कब होती है? जून जुलाई में इसकी क्या होती है? बुआई होती है। ठीक है, और कटाई कब होती है? सितंबर और अक्टूबर में इसकी क्या हो जाती है? सितंबर और अक्टूबर में इसकी क्या होती है? कटाई हो जाती है। ठीक, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? तो हमारा धान आता है। ठीक, धान आता है, बाजरा आता है। ठीक, बाजरा, धान, बाजरा, और क्या आता है? गन्ना आता है। ठीक है, गन्ना भी इसी के अंतर्गत आता है। मक्का भी इसी के अंतर्गत आता है, मक्का। ठीक, मक्का, धान, बाजरा, और क्या आता है? और बहुत सारी फसलें आती हैं। ठीक है, इत्यादि। और हमारा जो रबी की फसल, रबी की बताइए, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी क्या होती है? कटाई हो जाती है। इसके अंतर्गत क्या आता है? गेहूँ आता है, गेहूँ, सरसों, सरसों भी आती है। ठीक है, गेहूँ, सरसों, जौ, तिल, चना, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये हमारे रबी के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हमारा क्या नहीं है तो हमारा गेहूं जो हमारी ये क्या है? रबी की फसल है। बाकी सभी हमारे क्या है? खरीफ के हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 141 महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश भाग पर आवृत हो जो लगभग है कितना? ये हमारी पूरी अर्थ है। ठीक है, इसका जो है 1/4 भाग, 1/4 भाग, 1 मिनट। ठीक है, हमारी पूरी अर्थ है। ठीक है, अर्थ है। ठीक, पूरा अर्थ। ठीक, इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर जो है स्थल भाग कितना है? तो स्थल भाग जो हमारा कितना है? 1/4 हमारा क्या? स्थल है। बाकी हमारे कितने हैं? ये सभी भाग जो है जितने भी दिया गया ये सभी हमारे पानी से ढके हुए हैं, महासागर है। ठीक है, क्या है? महासागर है। ठीक है, 3/4 भाग हमारा क्या है? जल है। ठीक है, जल है। ठीक, और ये क्या है? हमारा अर्थ है। ठीक, अर्थ। तो इस तरह से राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा क्या होगा? इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही होगा। ठीक, आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बताएंगे कौन सा? 142 बताइए। कायांतरित शैल का उदाहरण है। बताइए बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है, चूना पत्थर या संगमरमर? बता दीजिए इसका। तो संगमरमर एक कायांतरित शैल का क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक, तो थर्ड पार्ट इसका राइट। चलिए, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपना सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, और जिस तरह से लगे हुए हैं इसी तरह से लगे रहिए। ठीक है, और बहुत जल्द आप लोगों की वैकेंसी भी आएगी, सुपर टेट की भी, और पहले यूपी टेट होगा उसके बाद सुपर टेट होगा। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो ऋग्वेद प्रथम साहित्य स्रोत है। कितना? ऋग्वेद। ठीक है, ठीक, ऋग्वेद हमारा क्या? प्रथम साहित्य। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद हमारे कितने हैं? तो टोटल हमारे कितने वेद हैं? ठीक है, 4 हैं इनकी संख्या। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्व। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है? सबसे पुराना वेद जो हमारा वो कौन सा है? ऋग्वेद ही है। कौन सा है? ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। 1500-1000 ईसा पूर्व का हमारा क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है, इसमें देवताओं की स्तुति से संबंधित हमारे क्या मंत्र, गायत्री मंत्र भी हमारा इसी वेद में दिया गया है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 बताइए। नीता आंध्र प्रदेश जाती है। ठीक है, नीता आंध्र प्रदेश और 2 साड़ियाँ खरीदती जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। तो वे जो, इसका सीधा कहने का मतलब है आंध्र प्रदेश की साड़ियों को क्या कहा जाता है? पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम। कलमकारी तो है नहीं, कलमकारी जहाँ जहाँ दिया गया वो ऑप्शन हमारा गलत। तो पोचमपल्ली और कांजीवरम याद रखिएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी क्या पूछे ही जाते हैं। पोचमपल्ली और कलमकारी के नाम से प्रसिद्ध साड़ियाँ हमारी जो सॉरी 1 मिनट, पोचमपल्ली और कलमकारी ही हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मुझे कांजीवरम याद आ रहा था। ठीक, चलिए तो ये बताएंगे पोचमपल्ली और कलमकारी जो हमारा क्या हो जाएगा? कहाँ की हैं? ये आंध्र प्रदेश की साड़ियाँ हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये साड़ियाँ क्या बनाई जाती हैं। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया? बताइए। तो ये हमारा आर्टिकल किस में है? ये आर्टिकल हमारा क्या है? अनुच्छेद 21 में हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया? समानता का अधिकार, समानता, इक्वलिटी, समानता का अधिकार हमारा क्या? अनुच्छेद 14 में। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को हम क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता हमारे किस आर्टिकल में? तो यह हमारा आर्टिकल कौन सा? 125 है। ठीक है, और अनुच्छेद 21 के क में हमारा दिया गया है क्या? शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद फर्स्ट के क में। ठीक है, और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का क्या है? संवैधानिक उपचारों का अंत है। इसको क्या कहा जाता है? बताइए। इसको भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा भी कहा था आर्टिकल 32 को। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। इसी के आधार पर क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट रिट भी जारी करता है।
बताइए, चारों ऑप्शन थोड़ा सा छोटा करना पड़ा क्योंकि एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक, बताइए, एक अध्यापक किसी कक्षा में फोर्थ के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन और संस्कृति की विविधता पढ़ानी है, तो इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें, विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें, या फिर जो है हमारा क्या हो जाएगा, बताइए, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो इसका सबसे राइट आंसर, बताइए, इसका सबसे राइट आंसर क्या आ जाएगा? विद्यार्थियों को क्या करेंगे आप? विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट द्वारा किसी योजना कार्य का संपादन, विद्यार्थियों को समझने का क्या सर्वोत्तम जो हमारा होता है तरीका, वही हमारा अपने अपने देश के विभिन्न राज्यों को विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को क्या एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। ठीक है, जो हमारे अदर देशों में जो है, अदर जो हमारे स्टेट हैं, उनके सभी भोजन को एकत्र करके क्या करना, प्रोजेक्ट बनाने की विधि सबसे सर्वोत्तम होगी। ठीक है, क्या अभिभावक को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए, हाँ या ना? बताइए, बताइए आप 147 का। बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा? हाँ, इससे अभिभावक को अपने बच्चों की प्रगति का क्या चलता है, पता चलता है, या फिर जो क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप इंद्रेश चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि इसका PDF चाहिए तो आपको जो है इसका जो है लिंक, जो टेलीग्राम का लिंक जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैं कमेंट में भी पिन कर देता हूँ। ठीक, तो आप लोग वहाँ जा करके देख सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। जिस तरह से प्यार और दुलार बनाए हैं उसी तरह से बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।